मैं दीपक कुमार वैशाली बिहार से आया हूँ और सचान साहब से मिलने के लिए आया हूँ। इन्होंने कह रहे हैं कि जैसे बाजार का कोई 1 रुपये का निवेश नहीं करना है और जो पहले खेती जो करते उसे ब्यौरा उपज होगा। सर बताइए कैसे होगा? देखो मित्र, मैं ये कहता हूँ कि खेती में किसी भी निवेश की ज़रूरत नहीं है, किसी भी निवेश की ज़रूरत नहीं है। घर की ज़मीन, घर का बीज, घर का बैल, घर का श्रम, घर का दिमाग, कितनी चीज़ें घर की हैं। ज़मीन तो घर की है ही है, बीज भी घर का बोइए, दिमाग भी अपना लगाइए, श्रम भी अपना लगाइए, और खेती में कुछ भी बाहर से नहीं लाना। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई? खेती में दिमाग अपना खुद का लगाइए। जब व्यक्ति खुद के दिमाग से खेती करता है तो खेती सही होती है, निवेश लगता ही नहीं है। अभी मैंने दिमाग लगाया दूसरों का, जैसे आपको किसी ने कहा फर्टिलाइज़र डालो, किसने कहा? किसी ने कहा। हाँ, दुकानदार के पास बीज खरीदने गए तो उन्होंने कहा कि ये फर्टिलाइजर डालिए तो आपका फसल इतना होगा, नहीं डालिएगा तो नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ। और आपने मान लिया, ठीक है ना। हाँ। किसान को मित्र केवल इतना समझना है कि करोड़ों साल से मानव सभ्यता इस धरती पर है और ये उन्नतशील बीज अभी आए हैं। खादों का प्रचलन अभी 70-100 साल पहले से प्रारंभ हुआ है। पेस्टिसाइड का प्रयोग भी अभी 50 साल पहले से प्रारंभ हुआ है। 70 साल पहले कोई बोरिंग नहीं था देश में, कोई ट्यूबवेल होता ही नहीं था। कुछ थोड़ा मोड़ा सिंचाई लोग अपने गांव के जलाशय से, पंप सेट से कर लेते थे, छोटा सा एरिया में। यानी कि ज़मीन में पलेवा की ज़रूरत नहीं थी और न सिंचाई की ज़रूरत थी, कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं थी, ना कोई बीमारी लगती थी, ना कोई कीड़ा लगता था। खरपतवार होते थे, लेकिन खरपतवारों को लोग उखाड़ करके अपने पशुओं को खिलाते थे, गोबर खेत में लौटा देते थे। कितनी सरल विधि थी। आज क्या हुआ कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने पैर पसारना शुरू किया। बेसिकली हमारे 1950 आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों की गलत नीतियों के कारण देश में खाद्यान्न की कमी थी। फिर समझना, अंग्रेज़ों की गलत पॉलिसीज के कारण किसान ने खेती का रकबा घटा दिया था। और पॉलिसीज कैसी थी? एक सोची समझी साजिश थी। उनके कुछ अपने निजी स्वार्थ थे कि अगर इस देश में टेक्नोलॉजी हम लॉन्च करेंगे तो क्या क्या होगा। एक कितनी बड़ी स्क्रिप्ट थी। जैसे आज हमारे देश में धान और गेहूं का एरिया बहुत ज़्यादा है और इनका प्रोडक्शन भी मेरे पास बहुत ज़्यादा सरप्लस है। धान और गेहूं क्या कर रहा है? सबसे पहले फर्टिलाइज़र की ज़रूरत धान और गेहूं के लिए ही हुई। धान गेहूं के लिए आपको ज़मीन के नीचे का पानी निकालना है। गेहूं की रोटी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं है। जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का से बिल्कुल उसकी वैल्यू उसके सापेक्ष कहीं कुछ भी नहीं है। तो यहाँ देश के लोग भी गेहूं खा खा करके बीमार हो जाएंगे और गेहूं का भूसा खा करके पशुओं का दुग्ध उत्पादन भी कम होगा। गेहूं को, धान को उगाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी और गेहूं और धान को सिंचाई के लिए ज़मीन के नीचे का पानी भी निकालना पड़ेगा। आज देश में गेहूं और धान का रकबा बढ़ गया। फिर उनका था कि मैकेनाइजेशन को जब यहाँ लागू किया जाएगा तो ये लोग गाय का, बैल का मांस खाना बहुत पसंद करते। तो साहब जब ट्रैक्टर लॉन्च होगा तो देश से गौवंश बिकना शुरू होगा और हमको बीफ मिलेगा। ट्रैक्टर आएगा तो इनको डीजल की
ज़रूरत होगी तो डीजल बेचने वाले भी तैयार बैठे हैं। प्रारंभ काल में ट्रैक्टर हमारे यहाँ नहीं बनता था, ट्रैक्टर बाहर से आया। फिर ये हुआ कि इनके यहाँ ये जो बड़ी बड़ी मजबूत मेड़ें बनी हैं खेतों में, जो पूरे वर्षा के पानी को इकट्ठा कर लेती हैं, और इनके यहाँ वाटर लेवल 30 फुट 25 फुट 40 फुट 50 फुट पर है। इनका पानी कैसे भूगर्भ जल लेवल कैसे नीचे चला जाए, तो फिर बोरिंग का सामान बिके, बोरिंग की टेक्नोलॉजी आए। एक बिल्कुल सोची समझी स्क्रिप्ट है। हमारे देश के नीति निर्माता उस चीज़ को, ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट उस चीज़ को जान भी रहे थे, तो उनको पसंद आ रही थी, क्योंकि उनका भी उसमें स्वार्थ था। तो मैं एक चीज़ अक्सर कहता हूँ, परमारथ के कारणे साधुन धरो शरीर। और पढ़े लिखे मनुष्य का तो और क्या कर्तव्य है। विद्यालयों में लिखा रहता है, आइए ज्ञानार्थ और जाइए सेवार्थ। यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ने लिखने के बाद समाज की, प्रकृति की सेवा के लिए जाए। आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रकृति को, समाज को लूटने का काम कर रहा है। आप नज़र डाल करके, घुमा करके देख लेना, दावे के साथ कहता हूँ, पढ़ा लिखा हर व्यक्ति सबसे ज़्यादा स्वार्थी हो गया है। उसको परवाह नहीं है कल की, उसको तो कागज़ का नोट मिलना चाहिए। और यही मनोवृत्ति जाने अनजाने किसान के साथ मैंने डेवलप कर ली। उसको भी कागज़ का नोट मिलना चाहिए, लेकिन सबको तो कागज़ का नोट नहीं मिलेगा। ये तो जुआ है। जुए में कुछ लोग जीतेंगे, कुछ लोग हारेंगे। और जीतेगा कौन? जिसको पासा फेंकना आता है। पढ़े लिखे लोगों को पासा फेंकना आता है, और जो गरीब जुए में बैठा व्यक्ति है वो समझ ही नहीं पाता, वो हार जाता है। तो खेती में किसान हार गया, गांव का मजदूर हार गया। आज के 70 साल पहले किसी भी गांव में जो भूमिहीन किसान होते थे, कोई बेकार नहीं था, सबके पास रोजगार था। कुम्हार था, बारी था, नाई था, धोबी था, जुलाहा था, दर्जी था। सारे प्रोफेशन गांव में थे, और कोई पैसे से काम नहीं करता था। सारे लोग जो गरीब थे, जो टेक्निकल थे, वो तो लुहार थे, बढ़ई थे, जो कुछ भी थे। और जिनके पास कोई हुनर नहीं था, वो गरीब परिवार जमींदार के यहाँ बैल से खेत जोतता था। और जितना अनाज किसान को मिलता था, लगभग उतना ही अनाज, कई बार तो गरीबों को उससे ज़्यादा अनाज मिल जाता था, क्योंकि सारे किसान उन गरीबों को साल के अंत में फसल कटने पर डबिया देते थे। ग्रामीण परिवेश फल फूल रहा था। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन आई, सरकारी सिस्टम में लोग आते गए, प्राइवेट सेक्टर में लोग आते गए। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आज एक गरीब किसान का लड़का अगर वो BSc AG MSc AG कर लेता है और सरकारी नौकरी नहीं मिलती, तो पेस्टिसाइड कंपनी में जाता है, 1 लाख रुपया महीना की तनख्वाह पाता है। तो क्या करता है वो पेस्टिसाइड बेचता है ना। वो जानता है कि इससे किसान की कमर टूट जाएगी, प्रकृति की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, लेकिन वो बेचता है क्योंकि पापी पेट का सवाल है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति तो लालच में आकर के, उसको यही पता नहीं है कि मैं किसको ठग रहा हूँ। मैं कई बार का ऐसा सोचता हूँ कि किसानों के घर के पढ़े लिखे लोग ही बाहर आए हैं, चाहे राजनीति में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे टेक्नोक्रेट हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, किसी भी पद पर कोई हो, वो सब एक्चुअली ग्रामीण परिवेश से आए। गांव का दुख दर्द, गांव की जमीन में खेले का है, पूरी स्थिति उससे वाकिफ है। लेकिन गांव छोड़ने के बाद वो व्यक्ति गांव वालों को ही ठग रहा है, धरती माता को ही ठग रहा है। तो आपका जो प्रश्न था कि हम कहते हैं कि
खेती में 1 रुपए के निवेश की जरूरत नहीं है। खेती में निवेश केवल श्रम और दिमाग की है। और आज बदली हुई परिस्थितियों में जहां बहुत सारे लोग आपको ठगने के लिए आतुर बैठे हों, वहां और संभल के काम करने की जरूरत है। खेती में काहे किस निवेश की जरूरत है? धरती आपकी है, बीज आपका घर का है। आप मटर की खेती करते हैं तो मटर की खेती में 20 कुंटल मटर पैदा किया, 1 कुंटल बीजा बचा के रख लीजिए। जमीन को अच्छा कर दीजिए, वही बीजा अच्छी पैदावार देगा। आज की तारीख में एक कहावत है, उन्नतशील बीज बोएंगे तो उन्नत पैदावार मिलेगी। अरे बंजर जमीन में कितना भी उन्नतशील बीज बो लेना, आपको उन्नतशील पैदावार नहीं मिलेगी। लेकिन लालीपाप है, हर साल किसान को इसी नाम से ठग लिया जाता है कि ये उन्नतशील प्रजाति है। बीज कभी खराब नहीं होता। बीज जिस कोख में डाला जाता है वो कोख कैसी है, इस पर निर्भर करती है कि फसल की उर्वरता, फसल की उत्पादकता कैसी आएगी। ये खेती का सत्य है। तो मैं हमेशा कहता हूं, आप अपनी जमीन की उर्वरता को बढ़ाइए। धरती माता है, अगर ये खुश हो जाती है आपसे तो उतना देगी जितने की आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और अभी जब ये बंजर है तो आप कितनी भी कल्पना करें उतना ही देगी जितनी इसकी हैसियत है। अगर मैं जमीन की हैसियत को बढ़ा देता हूं, जमीन की हैसियत को बढ़ा देता हूं, अरे आप सिंपल सा समझिए बात को। आज सड़कों पर जो गायें घूम रही हैं छुट्टा, जिनको खाने का नहीं है जुगाड़, जो रूखा सूखा घास खाती हैं, पॉलीथीन खाती हैं, वो गर्म हो जाएगी तो कोई चिकित्सक कहे, वेटनरी डॉक्टर कहे ये गाय गर्म है, इसके अंदर साहिवाल नस्ल का सीड डाल देते हैं तो उन्नत बछिया या उन्नत बछवा पैदा होगा। इससे ज्यादा मानसिक दिवालियापन क्या हो सकता है? ठीक इसी प्रकार ये धरती माता बंजर होने की कगार पर है। इसके अंदर सामर्थ्य नहीं रही, ना तो इसके बायोलॉजिकल कैरेक्टर बचे, ना इसके फिजिकल कैरेक्टर बचे, ना इसके केमिकल कैरेक्टर बचे। ये हार्ड हो गई है, इसमें जीवांश कार्बन की कमी है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई है, ये वर्षा का पानी नीचे नहीं ले जा सकती है। और हम लोग कहते हैं कि उन्नतशील बीज बोएंगे तो उन्नतशील पैदावार होगी, अच्छे फर्टिलाइजर डालेंगे तो अच्छी पैदावार होगी। आज देश में गेहूं बोने वाला किसान, गेहूं की कोई भी वैरायटी 55-60 कुंटल से कम पैदावार देने वाली नहीं है। लेकिन देश का जो गेहूं का एवरेज प्रोडक्शन है वो 34 कुंटल है। क्यों? किसान समय से बोता है, उन्नतशील वैरायटी बोता है, समय से पानी लगाता है, आपके कहने के अनुसार नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देता है। फिर 60 कुंटल वाली वैरायटी 60 कुंटल क्यों नहीं पैदा होती? इस पर अध्ययन करने की जरूरत है। और मैं ये कहता हूँ, किसान के घर का बीज है और जमीन फर्टाइल है। अभी हम उन्नतशील बीज बोते हैं, संतुलित उर्वरक डालते हैं, तभी 60 कुंटल वाला गेहूं 34 कुंटल, 30 कुंटल, 28 कुंटल पैदा होता है। और हम ये कहते हैं आप खराब बीज डाल देना और जमीन की कोख को उर्वर कर देना, आप 40 कुंटल, 50 कुंटल पैदावार ले लेना। ये हर क्रॉप के साथ है। आप सब्जी बोइए, ये सज्जन जैसे बोले परवल बोया हूँ, उसको बीमारियों से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, फ्लावरिंग के लिए इतने प्रकार के निवेश बिक रहे हैं बाजार में कि ये फूल ज़्यादा ले आएगा, ये फल के स्वास्थ्य को सही कर देगा, फल में चमक ले आएगा, फल में मिठास ले आएगा। जब तुम्हारी माँ में मिठास नहीं है तो कौन मिठास ले आएगा? जब माँ में सामर्थ्य नहीं है पौधे को बढ़ाने का तो कौन सा तत्व जो है पौधे को बढ़ा देगा? मित्र कि देश के किसान भाइयों, सत्य के ऊपर झूठ की चादर फैला दी गई है, सत्य को ढक दिया गया है। क्योंकि सत्य को इसलिए ढक दिया गया है ताकि आप सत्य देख ना पाए। मैं आपको जगाता हूं कि झूठ की चादर को हटाइए। खेती में झूठ की चादर को हटा के सत्य अपनी आंखों से देखिए।
परमात्मा ने आपको बराबर बुद्धि दिया है। बेशक एक व्यक्ति पढ़ लिख गया है, आप अनपढ़ भी सही, लेकिन दिमाग आपके पास बराबर है। आप मैथमेटिक्स के फार्मूले नहीं जानते, केमिस्ट्री के फार्मूले नहीं जानते, लेकिन प्रकृति को देखने के लिए आँख आपके पास है और प्रकृति को समझने के लिए दिमाग भी आपके पास है। इतनी बात समझ में नहीं आती कि जिस जमीन में मैं तरबूज का बीज बो रहा हूं, अगर उस जमीन में दम होगी, जहां तरबूज की जड़ें होंगी और उसको पोषण पर्याप्त मिल रहा होगा, तो उसके अनेक किल्ले निकलेंगे, और अनेक किल्ले निकलेंगे तो अनेक फूल होंगे और अनेक फल लगेंगे। अभी तो आपकी जमीन बंजर है, तो तरबूज के पेड़ बोया, जमा 2 शाखें निकली, 2 शाखों में जितना फूल लगना था उतना ही लगेगा। अब यहीं कोई कहेगा 3D कटिंग, मतलब उसको, उसके सुंडस को आगे से काट दीजिए तो फिर ब्रांच निकलेंगी, फिर काट दीजिए फिर निकलेंगी, फिर काट दीजिए फिर निकलेंगी। 3D कटिंग। जमीन में सामर्थ्य नहीं है तो किले निकलेंगे कैसे, उसकी ब्रांचिंग होगी कैसे? ये वहीं हो सकता है जहां जहां जमीन का रूट है, जहां पर फसल का, पौधे का रूट है, वहां पर्याप्त मात्रा में एनर्जी है, तो पौधा स्वतः बढ़ेगा, स्वतः छैलेगा। नहीं तो टेक्नोलॉजी से तो नहीं छैलेगा। तो मैं किसानों से कहता हूं, जिस दिन आपने जमीन की फर्टिलिटी को सुधार लिया, यानी जमीन में जो कार्बन की मात्रा 0.3% है उसको बढ़ा करके 1%, 2% कर लिया, और ज़मीन में रहने वाले नाना प्रकार के जीव जंतु जो हैं वो आपने मरने से बचा लिए, यानी पेस्टिसाइड डालना बंद कर दिया। खेत की मेड़ पर अगर पेड़ लग गए, बारिश का पानी अगर खेत में रुक गया, फसलों का, पशुओं का मलमूत्र जितना भी अवशेष है वो खेत पे पलट दिया, आपको कसम भगवान की 1 रुपया भी बाजार नहीं ले जाना। और अगर धरती को लूटते रहे, धरती के नीचे का पानी निकालते रहे, मेड़ काट दी, पेड़ काट दिए, केवल यूरिया, DAP, पोटाश, जिंक, सल्फर, इंसेक्टिसाइड, बीडीसाइड, फंजीसाइड के भरोसे रहे, तो आपको अभी घाटा 10 लाख का है। एक दिन घाटा जब नहीं पटा पाएंगे दीपक कुमार, तो मैं फिर बता दूं, देश में 20,000 के आसपास लोग, किसान हर साल सुसाइड करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाए, लोन इतना ज़्यादा था उसको पटा नहीं पाए, बिटिया की शादी नहीं कर पाए, बच्चों के सपने पूरे नहीं हुए, उसको इतना दुख हुआ कि क्या करता हो, आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तो सत्य के ऊपर जो झूठ की चादर फैली, और ये हर जगह फैली है, केवल खेती में नहीं फैलाई गई, हमारे स्वास्थ्य को लेकर के भी, एजुकेशन को लेकर के भी। आज की एजुकेशन पूरा झूठ के ढेर पर खड़ी हुई है। मैं अक्सर कहता हूं, इतिहासकार इस देश में हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने इतिहास पढ़ा है। इतिहासकार का काम होता है कि अगर हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में कोई त्रुटि रह गई है, अगर किसी ने गलती से मेरे इतिहास को गलत लिखा तो मैं सुधार दूंगा, और हकीकत में अगर इतिहास मेरा खराब था तो इतिहास बदल दूंगा। ये कौन सी बात हुई कि जो मैंने पढ़ा उसी को सत्य मान लिया? हमको जो लिखा गया किताबों में वो पढ़ा दिया गया, मैंने वो पढ़ा, फिर पढ़ने लिखने के बाद मैं भी प्रोफेसर हो गया और वही झूठ फिर स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं। ये सिस्टम की मजबूरी है कि जो आपको कहा गया उतना ही करिए, जबकि पढ़े लिखे व्यक्ति का मतलब होता है कि जो सत्य है वो करिए। अभी पढ़ा लिखा आदमी गुलाम हो गया, जो उससे कहा जाता वही करता है। तो आज एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग क्या कर रहे हैं किसानों के साथ? जो ऊपर से टेक्नोलॉजी आती है बोले यही परोसिए। मित्र, कृषि के अधिकारी और कृषि के वैज्ञानिकों की ड्यूटी है, तुम किसान के बेटे हो, किसान के हित में जाकर के सोचो। तुम धरती के पुत्र हो, जमीन के हित में सोचो। और अगर ऐसा नहीं सोच रहे हो, अपने निजी स्वार्थ के लिए आप
झूठ पर परोसते चले जा रहे हो। तो कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे वैसे ही तुमको रिजल्ट भोगने पड़ेंगे, और भोग ही रहे हैं लगभग सब लोग, चाहे कितने भी धनाढ्य क्यों ना हो। उनके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है। सुख शांति और समृद्धि का रास्ता ज्ञान से होकर के गुजरता है। अज्ञानता तो आपको निरंतर नरक की ओर ले जाती है। तो खेती में जो अज्ञान है, मैं सिर्फ किसानों को यही बताता हूँ, खेती ज्ञान का विषय है, और खेती से बड़ा तो कोई ज्ञान है ही नहीं। क्योंकि खेती में धरती पानी हवा आकाश अग्नि जलचर थलचर नभचर सबका रोल है। तितली नहीं होगी, मधुमक्खी नहीं होगी तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में परागण की क्रिया कौन करेगा? केचुआ नहीं होगा तो धरती का प्राकृतिक हलवाहा कहा गया केचुए को, धरती को मुलायम कौन बनाएगा? धरती का चूहा मर जाएगा तो धरती में जो सुरंग करके छेद बनाने वाला जिससे वर्षा का पानी नीचे जाता है, वो पानी नीचे कैसे जाएगा? तो सारे जीवों की जरूरत है हमको। और आज टेक्नोलॉजी के नाम पर लोगों ने कहा चूहा, खेत में चूहा लगता है, चूहे को मारिए इस दवा से। खेत में दीमक लगती है, दीमक को मारिए इस दवा से। खेत में इल्ली लगती है, इल्ली को मारिए इस दवा से। खेत में खरपतवार है, इस दवा से खरपतवार मारिए। हम सबको मार डालेंगे, मैं अकेले जिंदा रह लूंगा। परमात्मा बेवकूफ था, चूतिया था, अंधा था, जिसने 84 लाख योनियों की रचना की। दिमाग से सोचो मित्र, रचयिता इतना बेवकूफ नहीं है। रचयिता के द्वारा रची गई हर रचना का इस धरती पर प्रकृति की व्यवस्था में कोई ना कोई योगदान है। एक बहुत बड़ा साइकिल है और आज हम उस साइकिल को तोड़ रहे हैं। उस चक्र को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया है, इसलिए मेरी जिंदगी का चक्र भी रुक गया है। आपको उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।